हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम कवर कर रहे हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट एज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग थ्योरीज। सो ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मार्केटिंग एनवायरनमेंट का। और मार्केटिंग एनवायरनमेंट is considered as a part of marketing planning process and explores various internal and external forces that might affect a business and its capacity to operate. This can be anything from technological and cultural forces to influences such as supplier, customers, and competitors. So internal external forces that can impact on supplier, customers and competitors. So ये एक तरह से जो फोर्स होती है इम्पैक्ट कर सकती है। मेनी काइंड ऑफ थिंग्स हैपन जब आप कोई प्रोसेस कर रहे हो। बीच में बैरियर्स तो आएंगे आएंगे। So some of these factors are manageable, but others can be beyond a firm's control. Legal and political structures. Being aware of the marketing environment means companies can effectively map out their marketing activity to overcome any negative influences they might encounter. So legal और political structure ये गो फर्म्स के कंट्रोल में तो है नहीं, तो फर्म इनको मैनेज नहीं कर पाएगी क्योंकि ये पॉलिटिकल आपका गवर्नमेंट का है और लीगल जो आपके गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए पॉलिसीज प्लान्स वगैरह हैं, ये भी हो सकते हैं। और या तो फिर कोई कानूनी प्रावधान या फिर अमेंडमेंट बाय लॉ। द मार्केटिंग इन्वायरमेंट्स तो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर दिस वन इज़ माइक्रो इन्वायरमेंट एंड लास्ट वन इज़ मैक्रो इन्वायरमेंट। सो इंटरनल इन्वायरमेंट आपका कंपनी है, माइक्रो इन्वायरमेंट आपका है इंटरमीडिएट्स, कंपिटिटर्स, कस्टमर, सप्लायर्स, पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूटर्स। और जो आपका मैक्रो इन्वायरमेंट है वो सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, जिनमें से ज़्यादातर पे आपका कंट्रोल नहीं हो सकता। The internal environment considers everything inside of the boundary of the company. सो कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ना, तो वो सब एक तरह से इंटरनल इन्वायरमेंट है, लाइक हायरिंग, रिक्रूटिंग, सस्पेंशन, सैलरी बेस्ड, ये सब जो भी चीज़ें हैं ये सब के सब इंटरनल बेस्ड है, क्योंकि आप सैलरी एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, उनको इंसेंटिव दे रहे हैं और न्यू हायरिंग्स कर रहे हैं, वो सब इंटरनल बेस्ड है। आप एक्सटर्नली तो हायर नहीं कर रहे हैं ना किसी को, कंपनी से रिलेटेड है वो सारे। सो स्टाफ मेंबर्स आल डिपार्टमेंट, एग्जांपल मैनेजमेंट, फाइनेंस, रिसर्च, डेवलपमेंट, परचेजिंग, बिजनेस ऑपरेशंस एंड अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग, डेटा मैनेज करना, ऑपरेशंस जो आपका लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन्स वगैरह, ये सब है। सो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका हो गया कि आप नए प्लान्स वगैरह प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, नए आइडियाज़ पे वर्क कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट और फाइनेंस, मैनेजमेंट आपका कैसे आप मैनेज कर रहे हैं फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। और फाइनेंस, रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस तो एक ब्लड होता है जो कि बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है ही। कैपिटल एसेट्स, कंपनी पॉलिसी और लॉजिस्टिक्स एंड इन्वेंट्री। सो ये सब भी आज इसमें इंक्लूड होते हैं। अ चेंज इन द इंटरनल इन्वायरमेंट कुड इंक्लूड अ न्यू हायर और अ चेंज इन द कंपनी पॉलिसी। सो कंपनी पॉलिसी और न्यू हायर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें बदलाव ला सकता है। The micro environment, second one is that this is everything within the firm's immediate reach. They are forces associated with how the company operates day to day, and the business has some control over these areas. So day to day activities companies की। कस्टमर मार्केट, बिजनेस टू बिजनेस होता है कि आप डील कर रहे हैं बिजनेस दूसरी कंपनीज के साथ, जैसे कि आपका कोई रॉ मटेरियल है वो दूसरी कंपनी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती है। सो ये बी टू बी सेल्स होती हैं, डील्स होती हैं। सो कंपनीज, आपको पता होगा मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स वगैरह, ये सब भी बी टू बी का इनका वर्क होता है। आफ्टर देन जब ये प्रोडक्ट फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाता है मोबाइल में, तो तब होता है बी टू सी। सो कस्टमर मार्केट ये इसका एक जो आपका आपने जो सेल किया है प्रोडक्ट फ्रॉम आपने जो पूरा असेंबल करके, तो आपका कस्टमर मार्केट में बन गया। और इंटरनेशनल मार्केट आपका, जो आप इंटरनेशनल अपने बाउंड्री लेवल से बाहर बेच रहे हैं, जैसे कि इंडिया से बाहर बेच रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट हो गया। इंडिया के अंदर आप कहीं पे भी डिलीवर कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, तो वो इनबाउंड हो गया और वो है कस्टमर मार्केट जो इनसाइड है। कॉम्पिटिटर्स, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप जिनसे compete कर रहे हैं इन दी मार्केट, जिनके राइवलरी प्रोडक्ट्स आपने मार्केट में लॉन्च किए हैं और आप compete कर रहे हैं। सप्लायर, जो सप्लाई कर रहे हैं आपका रॉ मटेरियल और एक तरह से डिलीवरी स्टेटेबल, जैसे कि सप्लायर हो सकते हैं कि आप
आपका कोई मीडियम टर्म चेन भी हो सकती है कि आप किसी दूसरी कंपनी को हायर कर रखा है जो कि सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल कहीं और से थर्ड पार्टी के थ्रू, सो ये भी हो सकता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स, एग्जाम्पल इंटरमीडिएट्स, एजेंसीज, अकाउंटेंट्स। सो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स जिनका हिस्सेदारी भी होती है कंपनीज में और उनके तरह से इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि अगर उनको कंपनी को लॉस होगा तो उनको भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा ही लॉस का। पब्लिक्स इंटरेस्ट ग्रुप्स, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स, द मीडिया, लास्ट वन। The macro environment. The macro environment refers to the influences in wider society. These factors can impact the micro environment and an organization is unable to control them. Businesses must choose areas to focus on that are most relevant to their organization and the way they operate. So macro environment जो कि इसमें कंट्रोल नहीं कर पाएगा बिजनेस, मतलब ये बिजनेस के कंट्रोल ओवर से बाहर है। इसको कौन कंट्रोल करेगा? कोई थर्ड पार्टी करेगी कंट्रोल जिसके पास ये पावर होगी। A staple framework can be used to analyze the forces within the macro environment. This is an extension of Pastel model and includes the extra ethical to take into consideration areas such as confidentiality and business ethics. सो पेस्टल मॉडल मैं कुछ टाइम बाद लॉन्च करने वाला हूँ। इसमें एक ये भी इसका पार्ट है मार्केटिंग थ्योरीज का। A change in the micro environment could be a new law affecting business, technological breakthrough, a recession, austerity, or a large spike in unemployment. So, a change macro environment में बदलाव जो आपका है वो टेक्नोलॉजी का चेंजेस भी हो सकते हैं, मंदी आना, रिसेशन, लार्ज स्पाइक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है तो लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही होगा फ्यूचर में। सो ये सब फ्यूचर स्टांस जो अभी एक तरह से थ्योरेटिकली अभी बन रहे हैं स्टेजेस, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा धीरे करके। सो ये एक तरह से मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब कोरोना वायरस से वो मैक्रो इन्वायरमेंट है आपका, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट हुआ है ये आपका इंटरनली कोई वो नहीं था, इसमें कंपनीज का कंट्रोल ओवर नहीं है, इसलिए तो बिजनेसेस बंद पड़े हैं। तो स्टेपल का फुल फॉर्म सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, एथिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल। सो पेस्टल भी इसी में है। सो पेस्टल आप देख लीजिएगा इसी में पॉइंट वाइज। सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिक्लाइन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, कल्चरल डिफरेंसेस, लाइफस्टाइल ट्रेंड्स, हेल्थ एंड वेलफेयर, कैरियर एटीट्यूड्स। सो डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिक्लाइन, पॉपुलेशन के हिसाब से भी हो सकता है आपका, ज़्यादा कम के हिसाब से, जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ एक तरह से डिमांड भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम है तो वहाँ डिमांड कम होगी। कॉम्पिटिटिवनेस बोथ साइड एक तरह से आपका इक्विवेलेंट ही होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे दोनों कंपनीज हैं राइवलरीज, सो कंपटीशन बराबर ही होगा, बट आपको प्रॉफिट ज़्यादा कहाँ होगा? जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज के हिसाब से डिवाइड करना, जैसे 50 to 80 या फिर ऐसे कुछ एज ग्रुप के हिसाब से प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन करना। एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन कई सारे लोग अनअवेयर होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, सो वो उनको किसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल देना इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कई लोग होते हैं जो स्मार्टफोन्स चलाना नहीं जानते, गाँव में जो लोग रहते हैं, सो उनके लिए भी एक तरह से काफ़ी मुश्किल है। अगर उन्हें स्मार्टफोन के बारे में अगर आप डिटेल देना शुरू करेंगे, सो वो इजीली लर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पहले आपको इंग्लिश सिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही तो मोबाइल चला पाएंगे। कल्चरल डिफरेंसेस आपको जैसे कि इंडिया, चाइना, नेपाल, इन कंट्रीज़ में डिफरेंट कल्चरल थिंग्स है। आप अमेरिका चल जाइए, आप यूरोप चल जाइए, तो वहाँ कई कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ का कल्चर डिफरेंट है, और सऊदी अरब या फिर गल्फ़ कंट्री चल जाइए, सो वहाँ भी। सो ये भी था आपका कल्चर डिफरेंसेस। लाइफस्टाइल ट्रेंड्स, लाइफस्टाइल में बदलाव, अब अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में काफ़ी डिफरेंस है लाइफस्टाइल चेंजेस में। हेल्थ और वेलफेयर की चिंता सबको रहती है, क्योंकि पॉलिसीज़ वगैरह इसी के लिए इसी में इम्पोर्टेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं लोग। सो लास्ट वन इज़ दैट कैरियर एटीट्यूड्स, और नेक्स्ट वन इज़ दैट टेक्नोलॉजी का न्यू इनोवेशन, बिग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन, रिसर्च, टेक अवेयरनेस, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, स्किल रिसोर्सेज,
स्मार्टफोन्स, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रैकिंग लोकेशन डेटा। सो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट में ये फ़र्क हो सकता है कि अगर आपके पास न्यू इनोवेशन नहीं है, आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बिग डेटा एनालिसिस करना पड़ता है ताकि आप पता लगा पाएँ कि फ्यूचर में आप कौन सी स्ट्रेटजी बना के मार्केट में आप ग्रोथ कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म में आप अपना एडवर्टीजमेंट डाल के आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेशन ऑफ दैट research, tech awareness, technological growth, skill resources. These are all the part of technological improvements. Without that, company cannot increase their profit. और ये एक तरह से इम्पैक्ट भी करता है कि अगर कंपनी कोई अगर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं करता है सो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इकोनॉमिक, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, डिक्लाइन, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर, एम्प्लॉयमेंट रेट, इनकम, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो जो आपका इंटरनेशनल आपका इम्पैक्ट होगा वो तो नेशनल में होगा ही। अब बाय द वे एक एग्जांपल ले लीजिए कि जो इंटरनेशनल से आपको सप्लाई की जाती है कोई भी प्रोडक्ट की, जैसे आप यूरोप से कोई 5G टेक्नोलॉजी मंगाते हैं और वही टेक्नोलॉजी 5G आप चाइना से मंगाते हैं। सो चाइना और यूरोप की प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन, टेक्नोलॉजी में डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा आपको। दे आर सिमिलर बट कॉस्ट में आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा। और ये इकोनॉमिक का पार्ट भी है क्योंकि वहाँ की जो लिवलीहुड है जो यूरोप की है वो हाई है, और जो आपका चाइना की है वहाँ भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक ठाक है, बट ये है कि वहाँ की जो करेंसी की वैल्यू है वो काफ़ी नीचे गिर चुकी है। और इस वजह से ये है कि वो जब ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करते हैं ना, सो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस लो ही रहती है। ऐसी सिमिलर केस है इंडिया का। इंडिया जब कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में वर्क करता है, उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, सो उसमें ये होता है कि इंडिया के लेबर वर्क्स की फोर्स का जो इनकम है वो लो है। और जब इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो चीपर प्रोडक्ट्स को यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन और जो अदर कंट्रीज़ है वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट हमारा कॉम्पिटिटिव किसके साथ होता है? चाइना के साथ होता है कई बार उन प्रोडक्ट्स में भी। सो ये एक इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक। और इसका इंटरनली कैसे पड़ता है इम्पैक्ट? अगर बाय द वे जैसे चाइना यहाँ इंपोर्ट कर रहा है कोई गुड और इंडिया का प्रोडक्ट सेम मार्केट में है, सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट वो पड़ेगा किस पे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि जब वो सप्लाई कर रहे हैं लो कॉस्ट पे इंडिया पे, सो आपकी सेल होनी मुश्किल है। ये तो सिर्फ एक पार्ट था, दूसरे कई सारे एग्जांपल है इकोनॉमिक के। एथिकल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, बिजनेस इथिक्स, मॉरल्स, कॉन्फिडेंटली, प्राइवेसी, ब्राइबरी। सो एथिकल इज़ दैट लीगल, जैसे कि आपका बिजनेस इथिक्स मॉरल्स जो कि आपके प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो कर रहे हो और दूसरे नहीं फॉलो कर रहे हैं। सो प्राइवेसी, जैसे प्राइवेसी कई सारे डेटा होता है जो कि कंपनी का जो शेयर नहीं करती कंपनी, वो दूसरी कंपनी को अगर पता चल जाए तो कई सारी चीज़ें बाहर आ सकती हैं फिर, और कंपनी की रेपुटेशन भी गिर सकती है। पॉलिटिकल, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फॉरेन ट्रेड, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। सो गवर्नमेंट पॉलिसी आप सबको पता है कि कभी भी चेंज हो सकती है। 5 ईयर में हमारी गवर्नमेंट बदलती है। अब हम वैसे तो नहीं है ना कि कम्युनिस्ट सरकार जैसे चाइना में, सो वहाँ एक ही पॉलिसी लगा दी, भाई चलो आप काम करते रहिए। इंडिया में ऐसा है कि जब भी नई गवर्नमेंट आती है तो वो कुछ ना कुछ पॉलिसी बना के लाएगी कंपनीज़ के लिए, या तो फेवर में होगी या तो अनफेवर में होगी। और टैक्सेशन बढ़ते घटते रहते हैं कंपनीज़ के ऊपर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं रहती, कभी भी सरकार गिर सकती है। फॉरेन ट्रेड, विदेशी इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉरेन कंट्रीज से जो व्यापार हो रहा है उसमें डेफिशिएट होना, ये भी चेंज कर सकता है आपको। अगर कम किसी कंट्री को डेफिशिएट हो रहा है, समझ लीजिए उस कंट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करे जा रहे हैं। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो अभी पड़े हैं चाइना के साथ इंडिया के भी, सो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हो भी सकते हैं किसी कंट्रीज़ के साथ, अगर वो एनिमी कंट्री है, तो उस वजह से जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको लॉस हो सकता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा हमारे कस्टमर हो सकते हैं। लीगल, कोर्ट सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट लॉ, डिस्क्रिमिनेशन लॉ, एंटी ट्रस्ट लॉ, ट्रेड यूनियंस, कस्टमर प्रोटेक्शन, हेल्थ एंड सेफ्टी, कॉपीराइट लॉ, GDPR। सो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ लीगल एंड ये सब एक तरह से जो कि प्रोवाइड करते हैं लॉ, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं
ट्रेड यूनियंस को, कस्टमर को भी, जैसे कस्टमर फोरम है उसमें कस्टमर अपनी बात रख सकता है। हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए भी कॉपीराइट लॉ भी है, जिससे कि कोई कॉपी ना करे आपका कंटेंट या फिर आपका प्रोडक्ट वगैरह ये सब। environmental, weather, climate change, emissions, environmental policies, pressure from NGOs, natural disasters। सो NGOs वगैरह भी आपको बोलेंगे कि भाई इतना एमिशन मत कीजिए यार, पॉल्यूशन हो रहा है। सो वेदर क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है कि आप जिस लोकेशन में हो वहाँ वेदर इतना हार्श हो कि आप कई बार प्रोडक्शन आपको बंद करना पड़े, जैसे कई यूरोपियन कंट्रीज है तो वहाँ विंटर सीजन में काफ़ी बर्फ़ वगैरह गिरती है तो प्रोडक्शन बंद हो जाता है कई फैक्ट्रीज में। सो ये सब होते हैं। सो थैंक फॉर लिसन दिस। ये लेक्चर थोड़ा लंबा चले गया, बट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और बीच बीच में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा मैंने एक दो स्किप कर दिए हैं लाइन। सो मैं ये इसको थोड़ा जल्दी से जल्दी लेक्चर को ख़त्म करने की सोच रहा था, क्योंकि अगर लेक्चर जितना लंबा होता है तो बोरिंग भी होता है फिर। तो आपको अगर अच्छा लगा हो, इसमें इंटरेस्टिंग आपको कुछ मिला हो नॉलेजेबल, सो थैंक यू फॉर दैट।